नमस्कार दोस्तों। एक बात आप जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 31 वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से उन महत्वपूर्ण तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो यूपीएससी का तरीका है, यूपीएससी का जो स्टाइल है, उसे भी समझ रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं जो अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है जी। अब दूसरी बात, इस सीरीज़ में अब तक जितनी वीडियोज़ आई हैं उनकी पीडीएफ और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ मिला करके स्टडी विद मास्टर ऐप पर अपलोड कर दी गई हैं। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा मोबाइल ऐप का। क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और उसके बाद से जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से एक बैनर आपके सामने आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएंगे नोट के पास, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए अब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है और बहुत कुछ सिखाएगा, वो तो है ही, लेकिन अच्छे अच्छे तथ्य आपको मिलेंगे। यूपीएससी का एक बहुत प्रसिद्ध स्टाइल है। मैं 1991 से अब तक के प्रश्नों को देख रहा हूँ और ये कभी नहीं बदला है। अलग अलग शब्द आ जाते हैं लेकिन ये पैटर्न लगातार वही रहता है। और बात यह है कि जितने विद्वान, साहित्यकार या यूं कहें कि भक्ति आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, उनके कालक्रम को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्होंने जो रचनाएं की हैं, जो योगदान दिया है, उनको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। रचनाओं को लेकर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको पता है तो पता है, नहीं तो फिर गलत करेंगे या फिर छोड़ेंगे। लेकिन कालक्रम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ एक एक पक्ष को जान के आप सही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए खजाना है और बहुत कुछ आपको सीखना है। जरा इस प्रश्न को समझिए। यूपीएससी ने कहा है कि इनके बारे में, जो साहित्यकार विद्वान हैं, इनके बारे में आप विचार करिए और 3 कथन दे दिया। कह रहा है कि पाणिनि जो है वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। ठीक है। अच्छा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। इसका मतलब आप ये समझिए कि उनके दरबार में रहे होंगे या उनके कालक्रम में ये रहे होंगे। ठीक है ना। मतलब जिस समय हर्षवर्धन थे उस समय अमर सिंह भी रहे होंगे, ये यूपीएससी कहना चाह रही है। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पहले तो ये सीधा सीधा पता होना चाहिए कि पाणिनि जब थे तो उस समय का शासक कौन था, एक बात। और उसी दौरान जब आप जानने जाएंगे तो पता चल जाएगा कि पाणिनि किसी शासक से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, शायद किसी के दरबार में रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। लेकिन यहीं से इसी बहाने आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, आखिर इन्हें हम जानते क्यों हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, हमें इन्हें क्यों पढ़ना है। जब इस सवाल से आप इन लोगों को देखेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने कुछ किया है। अब विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, तो कुछ तो लिखे होंगे, कुछ तो बताया होगा इतिहास के बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि आप इन विद्वानों की रचनाओं को भी ध्यान में रखिए। कई बार ऐसा होता है कि कालिदास के बारे में क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक, लेकिन कालिदास ने जो रचना की है उस रचना को लेकर के पूछ दिया जाए कि कालिदास की रचना इनके काल में हुई थी। बात वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया, क्वेश्चन नया बन गया। समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल आते हैं तथ्यों पे। ये तथ्य बहुत ज़रूरी हैं, आप एकदम घोल के पी जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ अच्छी बातें पता चलेंगी जो याद रखने लायक है। देखिए, कालिदास जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, विद्वान थे। ठीक। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। अच्छा, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कहा जाता था या कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ये भी एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है। इन्होंने जो रचनाएं की हैं उन्हें आप ध्यान रखिए, क्योंकि इन रचनाओं पे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। पीसीएस वगैरह में तो खूब आते हैं, यूपीएससी ने भी पूछा है। ऋतु संहार इन्होंने लिखा, मेघदूतम या मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जब आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ें, वैसे नोट में दिया भी गया है, आप देखिए कि कालिदास के अलावा भी कुछ लोग थे क्या, और भी विद्वान थे और बहुत ही
उनका बहुत बड़ा योगदान है इतिहास में, तो उनके बारे में भी आप जानिए, उनके बारे में भी एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। अच्छा, यहाँ जो पहले और दूसरे नंबर पे जो कथन थे वो गलत है, क्योंकि पाणिनि जो है वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। अच्छा, ईसा पूर्व वाला कहानी आपको समझ में आती है? थोड़ा सा मैं आपको कालक्रम समझा देता हूँ, क्योंकि हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, कालक्रम समझ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। वैसे एनसीईआरटी की कक्षा 6 वाली जो किताब है ना, उसमें एक पैराग्राफ बनाया गया, बहुत खूबसूरत है, उसमें AD BC ये सारी चीज़ों का मतलब समझाया गया। लेकिन मैं सिर्फ एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आज हम यहाँ पर हैं, 2025 में है, ठीक है, 2025, तो हमने काउंट कहाँ से शुरू किया? यहाँ से शुरू किया। ये लाइन क्यों खींची गई है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 2025 तक हम पहुँचे हैं। इसको माना जाता है, इस लाइन को, मतलब जहाँ से हमने 1 2 गिनना शुरू किया, कि ईसा मसीह जो हैं उनका जन्म हुआ था, वहाँ से हमने एक नई गिनती शुरू कर दी है। लेकिन क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी? उस समय घटनाएं नहीं घट रही थी? घट रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। अब भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये सब उसके पहले ही आए थे, ईसा मसीह से पहले। तो इनसे पहले जो घटनाएं हुई हैं उनको हम कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। तो अब इसको कैसे हम काउंट करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इधर आ रहे हैं तो 1995 या 1705, इस तरह से हमने यहाँ कहीं गिना। लेकिन इस लाइन के नीचे जब जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे एकदम लाइन के करीब हैं तो हम कहेंगे कि 100 ईसा पूर्व, मान लेते हैं 100 वर्ष पीछे गए, तो यहाँ से फिर यहाँ चले गए, 500 वर्ष ईसा पूर्व हो गया, और नीचे जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ। समझ रहे हैं? ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अगर आप PYQ देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस पर भी प्रश्न बनाया गया है। और ये नंद शासक जो था, महापद्म नंद, उससे संबंधित थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सर्दी होते होते बच गया हूँ मैं, कि अभी शुरू हो रही है बात। सॉरी। हाँ, तो ये बात हो गई। पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ठीक है। महाभाष्य इनकी रचना है, और ये शुंग वंश की स्थापना की थी इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। तो अब ईसा पूर्व वाला हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। अमर सिंह के बारे में एक कथन बनाया गया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। 2 लोग हो गए, और लोग हैं, जाकर देखिए एक बार। राजशेखर द्वारा लिखित काव्य मीमांसा, अब एक नए लेखक इसमें आ रहे हैं। इनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो काव्य मीमांसा लिखी है उसमें एक बात बताई गई है इनके बारे में, अमर सिंह के बारे में। कौन सी बात बताई गई है? कि अमर सिंह ने उज्जैनी में काव्यकार परीक्षा उत्तीर्ण की थी, कवि बने थे। एक जगह प्रकीर्ण में कहीं ये बात लिखी है कि जो अमर सिंह थे वो शबर स्वामी की शूद्र पत्नी के पुत्र थे। ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी गई है, ठीक है। अब इन तथ्यों को देखते हुए, पढ़ते हुए और याद करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी का एक सिग्नेचर स्टाइल कह सकते हैं आप, कि यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन, मैं कुछ चीज़ें कहता हूँ, मुझे इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि मुझे हंसी आने लगती है। जैसे यूपीपीसीएस में कहता हूँ कि अगर पंचायती राज से 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई और परीक्षा दे के आ गए हैं। वैसे ही ये यूपीएससी का सिग्नेचर स्टाइल है। अगर यूपीएससी ने इस तरह की लाइन बना के 1 या 2 प्रश्न नहीं पूछे किसी भी वर्ष में, तो समझिए कि आप कोई और एग्ज़ाम दे के आए हैं। और ये सिर्फ इतिहास के प्रश्न नहीं होते, ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, भूगोल के प्रश्न हो सकते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इकोनॉमी के। लेकिन स्टाइल सेम रहता है। क्या है? भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है, ठीक। अब कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, उसमें लिखा जाए कि भाई ये क्यूबिट क्या है, पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो इस तरह से जो नए नए शब्द आते हैं, चाहे करंट में कोई भी किसी भी विषय का हो, उस शब्द का मतलब आप समझ के रखिए। अभी 2024 में एक पूछ लिया था, वो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक रोबोट बनाया गया था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक। तो जो भी नए शब्द आ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री में पढ़ें, इतिहास में तो वैसे भी मध्यकाल में आप देखते हैं कि उस समय के जो शब्द थे
सैन्य व्यवस्था से संबंधित या पदाधिकारियों से संबंधित खूब क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी मिलान के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो ये स्टाइल आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ऐसे पूछती है। और फिलहाल इसको ध्यान में रख के इसको पढ़ते हैं, कथनों को पढ़ते हैं। तो कलारीपयट्टू क्या है? यह एक शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में है। अच्छा, यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। अच्छा, यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। यह एक मार्शल आर्ट है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। इस तरह के प्रश्नों में एक पेंच होता है, एक छुपी हुई चाल होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो दो कथन कोई भी इनमें से चार में से आप कैंसिल कर सकते हैं। आसान होता है कि यार ये इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया कि पीतल के काम वाली बात हो रही है, ये प्राचीन भक्ति परंपरा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ा है तो, वरना तो सब सही लगेगा। ठीक, फंसने की बात यहाँ है, क्या नृत्य नाटक ऐसा कुछ है क्या, कुछ ऐसा किया जाता है प्राचीन काल में और मालाबार के हिस्से में ये बात कही जा रही है। तो कई बार जब आप कलारीपयट्टू पढ़ते हैं तो मालाबार का नाम आता है। अब दिमाग में जल्दी से बात आ जाएगी, यहाँ पहुँचने से पहले, अरे हाँ यार मालाबार में कुछ पढ़े थे, तो ये अब फिसल गया, इतनी बात फिसल गई। अब यहाँ से आप आगे जा रहे हैं कि हाँ मालाबार में कुछ पढ़े थे, एक जीवंत परंपरा, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने उत्तर खोज लिया है। तो इसको बस पढ़ना है और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पढ़ना है। इसमें इन्वायरमेंट में कई क्वेश्चन यूपीएससी ने इतनी चालाकी से पूछे हैं कि 90% लोग गलत कर देते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने की जो पहली सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि कुछ भी हो जाए, जिस क्वेश्चन में जिस विकल्प में थोड़ा सा भी डाउट है उसे कम से कम 2 बार पढ़िए। जहाँ पे संदेह है उसे अच्छे से पढ़िए। संभावना है कि जिसे आप पहली नज़र में सही मान रहे हो सकता है कि वो गलत हो। आपने टेस्ट देते समय देखा होगा। तो यहाँ से बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नृत्य नाटिका वाली बात गलत है। ये एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। और यहीं से चाइना में, जापान में बहुत सारे लोगों ने इससे सीखा है, अलग अलग विधाएं बनाई गई हैं। तो ये बात इसकी सही है, ठीक है। बाकी व्याख्या यहाँ पर है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू एक प्राचीन मार्शल कला और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ये लाइन मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा था? इसलिए क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें पढ़ने से ज़्यादा समझने पर ध्यान देना है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि दौड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। जब हम ये पढ़ रहे हो ना, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में, ये हमारा कल्चर है, हमारे कल्चरल हिस्से में ये शामिल है। कलारीपयट्टू एक कीवर्ड है, इसे ध्यान में रखना होता है। ये प्राचीन मार्शल आर्ट है। मान लीजिए कह दे कि ये मध्यकाल में है, आधुनिक काल में डेवलप हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में है, पूरे भारत में नहीं है। हाँ, पहचान विश्व स्तर पर है, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ होती है इसकी, पैदा कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। ऐसे पढ़ते समय कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए पहली बार, कम से कम फर्स्ट रीडिंग में तो आपको यही करना चाहिए। जब अच्छे से बात समझ में आ जाती है, महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लेते हैं, तो 1 सेकंड में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बस देखा, आगे बढ़ गए, ठीक है। इसके विशेषज्ञों को गुरुकुल कहा जाता है, और जो न केवल मार्शल आर्ट में पारंगत होते हैं बल्कि समाज थेरेपी में भी अच्छे जानकार माने जाते हैं, ठीक है। सॉरी, मसाज थेरेपी में, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यूपीएससी ने बीच में गैप, ये 2004 का क्वेश्चन है, बीच में यूपीएससी ने गैप कर दिया था, कथन कारण वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे। अब पिछले 2 सालों से दोबारा यूपीएससी को याद आया कि भाई इसमें भी दिमाग का टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चे सोच कैसे रहे हैं। तो चलिए मैं इसका बेसिक आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। कथन कारण का मतलब समझते हैं? कथन का मतलब कि एक स्टेटमेंट दे दी गई है, ये कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, एक बकवास लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो बात कह दी गई पहले नंबर पे, दूसरी वाली बात क्या उसको जस्टिफाई करती है कि नहीं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। अब जस्टिफाई करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि हमने कहा कि हमने गेंद ऊपर फेंका और नीचे गिर गई। ठीक, गेंद हमने ऊपर फेंका और नीचे गिर गई, ये एक घटना है। अब इसके जस्टिफिकेशन में इसका कारण बताते हुए हम कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने गेंद के नीचे गिरने वाली बात को सही साबित कर रही है कि अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो गेंद नीचे नहीं आती। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम कहें कि गेंद हमने ऊपर फेंका और नीचे गिर गई और पृथ्वी घूर्णन कर रही है। दूसरे जगह पे कारण में हमने बताया कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन करना इस गेंद को नीचे गिराने में मतलब योगदान नहीं दे रहा है। तो इसलिए ये जो पहली ये गेंद हमने उछाली है और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ये दोनों बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं भी, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना। तो ये अकेले अलग अलग सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है कि व्याख्या सही है, मतलब दोनों सही हैं, व्याख्या सही है। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों की पहचान करते हैं। पहले अलग अलग देखते हैं कि ये जो बात कही गई है क्या सच में सही है कि नहीं। अगर ये लाइन ही गलत है तो यहाँ आप देखेंगे जहाँ एक रहता है कि भाई पहला कथन गलत है, और इसका मैंने ट्रिक बताया था इतनी ज़बरदस्त तरीके से। कभी इस पे विस्तार से, अभी एग्ज़ाम जब करीब आएगा ना तो मैं ट्रिक वाली वीडियो बनाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, कि इनमें से कोई एक कथन भी आपको पता चल गया, आप फटाक से आंसर निकाल लेते हैं। फिलहाल तो ये आपने जांच किया, फिर उसके बाद से ये देखा ये अपने आप में सही है कि नहीं, हो सकता है कि दोनों सही हैं। अब ये देखना होता है कि ये पहली लाइन दूसरी लाइन के सपोर्ट में है कि नहीं। अगर है तो फिर ठीक है, दोनों बातें सही हैं। जैसे इसी को पढ़ लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं होते हैं। ये है प्रायद्वीपीय भारत, इधर नदियाँ बहती हैं। बताइए कौन सा नदी का मैंने नक्शा बनाया है। आप अगर भूगोल पढ़ते हैं, थोड़ी सी भी समझ है तो आप बताइए। एक्चुअली इस हिस्से में दो नदियाँ बहती हैं, मैंने दो बना दी। आप बताइए कि ये किस नदी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक, कमेंट में। तो ये नदी पश्चिम की तरफ बह रही है, कुछ और नदियाँ बहा देते हैं ऐसे, ये डेल्टा नहीं बनाती। इसका बेसिक मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है पठार, पहाड़ भी है इधर पश्चिमी घाट का, और ये पुराना हिस्सा है। यहाँ से बहुत अधिक गाद नहीं निकलता, बहुत अधिक अवसाद नहीं निकलता, और यहाँ की ढलान तेज है। यहाँ पे जो नदियाँ गिरती हैं वो बहुत तेज ढलान वाली हैं। तो ये जो मुहाने पे पहुँचती हैं अरब सागर में ये नदियाँ, तो इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ अवसाद नहीं होता कि यहाँ पे ला के भर दें और वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाए, डेल्टा बन जाए। थोड़ा बहुत कुछ आता है वो बह जाता है, ठीक है। तो ये नदियाँ यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती। और एक चीज़ यहीं पे एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को हम एस्चुरी कहते हैं, ठीक है, ज्वारनद मुख कहते हैं हिंदी में, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा अवसाद वगैरह इकट्ठा नहीं हुआ। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही हो गई। ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती, ये मैंने बताया, क्योंकि ये पथरीली मिट्टी है, जितना अपर्दन करना था कर चुकी हैं। अब आराम से उसी में बहुत सारी नदियाँ तो साल भर भी नहीं बहती, जब बारिश आएगी पानी होगा उसमें नदी में तो बहेगा। तो ये अवसाद भी साथ में नहीं लाती। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों सही हैं और ये इसके सपोर्ट पे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। मेरे ख्याल से पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं ये भी समझ में आ गया। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये मैंने बताया आपको। और ये जो नदियाँ हैं पठारों की घाटियों में बहती हैं, जिससे हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनकी तुलना में ये जलोढ़ अवसाद नहीं लाती हैं। तो बात वही है। बाकी मैं थोड़ा सा और समझा दूँ, जैसे मान लीजिए ये भारत है, इधर से ये हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, पूरा पहले तो हिमालय ही अभी ग्रोथ की अवस्था में है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पत्थर कंकड़ वगैरह आता है, तो वो तो आके फिलहाल यहाँ तलहटी में जम जाएगा। भाभर तराई इसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन लंबे मैदान से होकर नदियाँ गुजरती हैं तो बहुत मिट्टी का कटाव वगैरह करते हुए लेके जाते हैं इधर बंगाल की खाड़ी में, डेल्टा का निर्माण करती है। वो वाली कहानी इधर नहीं है, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं। अब एक चीज़ और आपको समझ लेनी है, यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। टॉप 300 वाली सीरीज़ चल रही है, उसकी नोट लगभग पूरी हो गई है, दे दी गई है। करंट अफेयर की नोट बार बार तैयार करके दी जा रही है, थोड़ा सा बचा है वो भी जल्दी मिल जाएगी। अब इसके बाद मेरा काम ये है कि जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि देखिए
थोड़े से टॉपिक्स हमने पढ़ाए थे, यहीं से क्वेश्चन आ गए। आप आराम से सिर्फ इतना पढ़ के प्री निकाल सकते थे। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अभी समय है, आप अभी नोट ले सकते हैं और नोट लेकर जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए, ताकि जब मैं नोट दिखाऊं तो आपको भी मज़ा आए कि हाँ भाई सर ने जैसे कहा था वैसे क्वेश्चंस पूछे गए, आराम से प्री निकल रहा है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में जाएंगे आप, वहीं पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, एक लिंक भी मिलेगा वीडियो का जिसमें पूरी जानकारी है। आप जानकारी ले लीजिए, पीडीएफ नोट ले लीजिए और अच्छे से तैयार करिए, ठीक है जी। और ये वाली पीडीएफ फ्री में मिलेगी, ये जो अभी आपने पढ़ा, इसके लिए मोबाइल ऐप का लिंक भी दिया गया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।